तुम्हारा 2 तारीख से पेपर है? 7 हो गई। हाँ? 7 तारीख को। 7 हो गई। कौन सा स्कूल है? विद्याश्रम? कौन सा? चलो now in our constitution there is a system of reserve constituencies. From there only the candidates who are either scheduled caste or scheduled tribe can contest. ठीक है, हमारे यहाँ सिस्टम कितनी रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज का जरा चेक करो, कितनी है बताओ? 84 कौन सी है? और एसटी? ठीक है। नाउ इन आवर कंट्री there is a system of reserved constituencies. यानी ये जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उसको कहेंगे आरक्षित चुनाव क्षेत्र। वो आरक्षित है, उसमें दूसरा कोई लड़ ही नहीं सकता। आरक्षित कंस्टिट्यूएंसी का क्या मतलब है? चुनाव क्षेत्र। ठीक है। फ्रॉम विच ओनली शेड्यूल्ड कास्ट, जो शेड्यूल्ड कास्ट की वहां शेड्यूल्ड कास्ट लड़ सकते हैं। फ्रॉम विच ओनली शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब scheduled tribe can contest elections. 84 constituencies are reserved for scheduled caste. scheduled caste है किसका? Yes, sir. और 47 फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब। अर्शिता, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में तुम क्या डिफरेंस समझती हो? सर, शेड्यूल्ड ट्राइब जो आदिवासी होते हैं, हाँ। शेड्यूल्ड कास्ट जो लाइक बहुत गरीब होते हैं। यस, शेड्यूल्ड कास्ट ये अच्छा बताएंगे। दैट इज, अगर ये देख लिया जाए कि ये देखो, ये मिडिल, यहां पर क्या है? दैट इज मिडिल ईस्ट एशिया, मध्य पूर्व से हम लोग आए। कौन लोग आए? यहां आर्यंस। ठीक है। और यहीं से यहां भी गए, दैट इज जर्मनी। जर्मनी का ही नाम पहले प्रूशिया था। अच्छा, वहां पे जो आर्यंस थे उनको नाजी कहा गया। ठीक है। जर्मन भी कहा जा सकता है, दैट इज नॉर्डिक आर्यंस। उन्हें क्या कहते हैं? अब उनका भी जो स्वास्तिक का चिन्ह है वो थोड़ा सा उल्टा है, बस ये है वही चीज। हम लोगों का यहाँ का चिन्ह क्या है? ऐसा, ये स्वास्तिक। तो हम लोग यहाँ से आए। जब हम यहाँ आए तो यहाँ 70% कौन लोग थे बोलो? दैट इज इंडिजिनस लोग, नेटिजन्स, जो नेशन में रहते हैं या ओरिजिनल इनहिबिटेंट्स। वो कितने थे? 70%। और ये लोग वहां से आए। जब ये लोग वहां से आए तो इन्होंने क्या किया? हिमालय में कई कई हजार साल तपस्या की, बड़े बड़े वेद ग्रंथ लिखे, बहुत सारे नॉलेज भी किए। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उसमें बहुत सारा मेडिसिनल नॉलेज भी है। तो उससे क्या हुआ? जब उनके पास कई चीजों में ज्ञान में रिच हो गए, यहाँ के जो लोग थे 70% में जो भी यहाँ के लोग थे, मतलब ये जितने भी लोग यहाँ के रहते थे उसमें 40% जंगलों में ही रहते थे।
तभी तो 47 सीट्स उनके लिए रिजर्व है, वो ट्राइब है। और जो बच गए 60% लोग इसी 70 में, उनसे कहा चलो तुम लोग हमारे जूते साफ करो, तुम हमारे कपड़े धोगे, तुम हमारा मैला ढोगे, ये सारा चीज। मैला ढोने की प्रथा थी ना पहले सीवेज सिस्टम तो था नहीं, तो उन सबसे अपने घरों के काम कराए, वो दलित कहलाए। वो क्या कहलाए? उन्होंने कास्ट सिस्टम बना दिया, बोला एक जो पढ़ेगा लिखेगा, वेदों का उच्चारण करेगा, ज्ञान बांटेगा, वो पंडित कहलाएगा। जो लड़ाई करेगा, टेरिटरी को जीतेगा, वो क्षत्रिय कहलाएगा। जो बिजनेस करेगा, पैसा बढ़ाएगा, उसको क्या कहेंगे? वैश्य या बनिया। ये 3 चीज अपने पास रखी जो आए थे। और जो यहाँ के लोग थे 60%, बोला तुम नाई, कहार, चमार, धोबी, ये सब उनको नाम दे दिए। तुम लोग यही हो, तुम लोगों को कोई कास्ट है नाम, बस तुम्हारी कोई जाति, तुम दलित हो, शूद्र हो, तुम्हारी छाया हम पे पड़ गई तो हम नहाने जाएंगे, तुम हमारे तालाब में पानी नहीं पी सकते, हमारे मंदिरों में जा नहीं सकते, हमारे साथ बैठकर पढ़ाई भी नहीं कर सकते। उनको कहा गया वो कास्ट में, चूंकि वो निचली जात थी तो उन्हें लोअर कास्ट का, उन्हें क्या कहा? अच्छा, फिर उनका नाम शेड्यूल्ड कास्ट कैसे पड़ गया बताओ? शेड्यूल्ड कास्ट का क्या मतलब तुम समझते हो? बोलो। अनुसूचित जाति। फिर सरकार ने कहा अरे ये लोग कैसे डेप्राइव्ड हैं, देखो इनको मार्जिनलाइज्ड कर दिया गया, इनको कोई अधिकार नहीं दिए जा रहे। बाबा अम्बेडकर खुद ही, जो भीमराव अम्बेडकर थे, पीछे पहले झाड़ू लगाते थे कमरे में, पीछे बैठ के जमीन में पढ़ते थे, ये हालत थी उनकी। तो फिर सरकार सबके पास गई, बोली तुम कौन हो? हम नाई हैं, तुम कहार, तुम चमार, तुम धोबी, तुम सुनार, तुम कल्हार, सबके नाम लिख डाले। उनको शेड्यूल कर दिया, एक पर्ची पे लिखे और वो पर्ची टांग दी। शेड्यूल का मतलब जिनको अधिसूचित कर दिया, इसीलिए उनका नाम पड़ गया अनुसूचित। जो ये लिस्ट में हैं वो लोग कौन है बताओ? दीज आर लोअर कास्ट। पहले वो लोअर कास्ट कहलाते थे, सरकार ने उनको एंट्री कर दी तो वो अनुसूचित हो गए ना, शेड्यूल हो गया। शेड्यूल का मतलब उनका नामांकन हो गया। अभी मेरी भांजी यहाँ पर आई थी डॉक्टरी की परीक्षा देने 10 दिन पहले, तो 20 सीटें थी, 20 सीट में 19 सीटें इन लोगों के लिए थी, एक जनरल के लिए थी बस। उस एक सीट के लिए उसने पेपर दिया, उस एक सीट के लिए 1000 परीक्षार्थी थे, और जो 19 सीट थी उसके लिए सिर्फ 300। ये हालत है। जनरल वालों को बहुत आगे, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, समझ आई बात कि नहीं? तो आप ये समझ गए ना, अनुसूचित, जिनको सूचित कर दिया ये लोग हैं, वो अनुसूचित हो गया, वरना ये लोअर कास्ट है। तो जो यहाँ के लोग हैं, रहते थे, उनको क्या कहा गया? अनुसूचित जाति। जिन पर राजाओं ने राज्य किया, और उनको 4th आर्यंस ने जिस पर राज्य किया, वो सभी हो गए, ठीक है ना? उन्हीं का ज्यादातर शोषण हुआ। फिर उसके बाद देखिए, जो जंगलों में रहते थे, क्या उन पर किसी राजा ने राज किया? तुमने क्या 7th की बुक में तुम्हें याद है, कबीले लोगों का जीवन इतना अच्छा था कि उनमें कोई ऊंचा नीचा नहीं होता था, उनमें कोई कास्ट सिस्टम ही नहीं है। तो उनको क्या कहा गया बताइए? शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब का क्या मतलब है बोलो? अनुसूचित। इनको भी अनुसूचित किया गया। सर, जनजाति। अनुसूचित जनजाति में भील होंगे, और कौन होंगे? अहोम होंगे, और कौन होंगे? बंजारा। ये सब तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना, भील, अहोम, बंजारा। हाँ बोलो। सर कॉल आ रहा है, 8 बार बताया करो। सूचित जनजाति तुम्हें समझ में आ गया? जो भील लोग थे वो जंगलों में रहते थे, उनमें कबीला सिस्टम था। कबीले सिस्टम में वो रोज का सभी काम करते थे। क्या उनमें कोई श्रेष्ठ होगा? क्या सबको रोज का वही खाना, शिकार करना, खेती करना, उनमें क्या ऊंच नीच होगी? क्या वो सारे, इट इज एन आइडियल सिस्टम। कबीले का सिस्टम कैसा है? अगर कबीले के सरदार की लड़की को किसी और से भी प्यार हो गया तो वहां किसी को कोई मारता नहीं था, क्योंकि सब समान है, कोई किसी से भी वहां शादी कर सकता था। लेकिन क्या ऐसे ब्राह्मणों में और शूद्र में हो पाएगा? अगर ब्राह्मण की लड़की वहां आ गई तो कहो सर काट दे, गोली मार दे, ऐसा होता है कि नहीं? रोज की कहानी तुम लोग सुनते हो, लेकिन कबीलों में ऐसा नहीं है। तो कबीलों में कास्ट सिस्टम नहीं, उनको क्या कहते हैं? जनजाति। फिर वो गरीब कैसे हो गए बताओ? वो तो एक दिन बहुत अमीर थे, गरीब कैसे हो गए? क्योंकि जब फॉरेस्ट लॉ बने तो अंग्रेजों ने उनको क्या किया? निकाल दिया जंगलों से। जंगलों से निकाल दिया तो क्या करेंगे? वो जहां जहां कंस्ट्रक्शन साइट तुम देख रहे हो ना, काम होता रहता है, वो वही जनजाति के लोग, वो यही काम कर रहे। अब बाकी तो नाई, कहार, चमार, सुनार, ये सब बन गए।
लेकिन वो क्या करेंगे, जो वहां से निकले वो तो लेबर का ही काम करेंगे। समझ में आ गई बात? तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है बताइए, द कॉन्स्टिट्यूएंसीज चुनाव क्षेत्र रिजर्व किया है, जिसको तुम्हारी बुक में मैरून कलर से और दूसरा कौन से कलर से दर्शाया गया। अब देखिए आगे क्या होगा कि नाउ सबसे पहले नाउ द कंस्टिट्यूएंसीज डिसाइड हो गई। अब जब हमें पता चल गया कंस्टिट्यूएंसी डिसाइड हो गई तो अगला स्टेप क्या होगा, नाउ दैट इज नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नाउ गवर्नमेंट प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल। 18 साल से बड़े के उम्र के जितने पूछा जाएगा भाई कितने साल के हो, कितना तुम इस एरिया में, अगर 10 साल से ज्यादा कहीं रह रहे हो तो तुम वहां कास्ट कर सकते हो। गुड बात समझ में आ गई। सो इलेक्टोरल रोल का क्या मतलब होता है, ए लिस्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स हु कैन कास्ट देयर वोट इज प्रिपेयर। अभी उसका दिखाएंगे कैसा दिखता है, उसमें तुम्हारा चित्र भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, डिटेल्स, वोटर आईडी का भी नंबर रहेगा, पूरे इतने जितने लोग हैं ना जो 18 ईयर्स के ऊपर के उनका पूरा एक लिस्ट इतनी मोटी गड्डी होगी। जो लोग KV2 में करने जाएंगे, तुम कहोगे मैं वोट डालने आई हूँ, तो अच्छा किस मोहल्ले से होकर वो निकालेगा, दिखाओ जरा अपना वोटर आईडी, फिर उससे मैच करेगा, फिर चेहरा देखेगा, ओके नाउ यू कैन। समझ में आई बात कि नहीं। इलेक्टोरल रोल इज ए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स या लिस्ट ऑफ पीपल हु कैन कास्ट देयर वोट अबव 18 ईयर्स और जो मानसिक रूप से पागल ना हो। ऑल पीपल इन इंडिया हु आर, जो कौन है बताइए, हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, जो यहां पर जन्मा है वो भारत का नागरिक है, और जो यहां पर किसी जन्मे से शादी कर ले उसको भी भारत की नागरिकता मिल जाती है। सो हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया कैन, एंड और क्या हो बताइए निष्का, और क्या हो बताइए, एंड अबव 18 ईयर्स। पहले 21 ईयर्स था, राजीव गांधी ने 18 ईयर्स से कर दिया, अबव 18 ईयर्स, ठीक है, एंड मेंटली बैलेंस्ड, मेंटली फिट, कैन कास्ट देयर वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन एक ही है, उसके अंदर में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में बहुत सारे हाई कोर्ट हैं, ऐसे इलेक्शन कमीशन के हर स्टेट में अलग अलग एजेंसीज हैं। ठीक है, इनका अपना एक ग्रुप है, उसमें सरकारी दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही हैं, उनको पैसा मिलता है। ठीक है, सो दैट इज इलेक्शन कमीशन व्हेन द डेट्स ऑफ वोटिंग इज अनाउंस्ड, उससे पहले 4 महीने पहले, भाई अब यहाँ होने वाले हैं तो 4 महीने पहले इलेक्टोरल रोल बनेगा। 2 साल पहले नहीं बनेगा, 4 साल पहले थोड़ी ना बनेगा। पता नहीं कितने लोग वहां से सफल हो जाएं, यहाँ से वहां पर हो जाएं, आपस में शफलिंग भी तो होती है ना, कि इधर से वहां चले गए, डेमोग्राफी चेंज हो जाती है। तो ऐसा नहीं होगा। कितने महीने पहले? 4 महीने पहले। और 2 महीने पहले क्या होगा बताओ? मान लीजिए ये देखो, ये मान लीजिए 1 मार्च, या मैं ये कह दूं कि कोई एक तारीख है 1 जून, 1 जून को वोटिंग पड़नी है। इस दिन क्या होगा बोलो? कास्टिंग वोट। तो इससे 1 जून से पहले क्या आएगा? मई, फिर 1 अप्रैल, फिर क्या आएगा बोलो? मार्च। कितने महीने हो गए? 1 2 3, तो 1 फरवरी। इस 4 महीने पहले, 4 मंथ बिफोर। और यहां पे क्या होगा बताओ? ये 1 जून है, यहां पे क्या होगा? 1 अप्रैल। इलेक्शन कमीशन कम ऑन टीवी दैट नाउ द दिल्ली इलेक्शंस विल बी हेल्ड ऑन 1 जून। 1 जून पे भी हो सकता है, छोटा स्टेट है तो 1 जून, या वो कह सकता है 1 जून, 7 जून, 10 जून, 3 फेज में भी हो सकता है ना। बड़ा स्टेट है तो एक साथ नहीं कराएगा, संभाल नहीं पाएंगे, उतनी पुलिस फोर्स नहीं होगी। तो इस तरीके से इस दिन क्या होगा? किसकी डेट अनाउंस होगी? इलेक्शन की डेट। और 4 महीने पहले क्या होगा? इलेक्टोरल रोल।
जो मैं बता रहा हूँ ना कि किन की लिस्ट तैयार होगी, जब से इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस कर देगा तब से आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता का क्या मतलब है? दैट इज बिल्कुल वॉट एवर टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द कंटेस्टिंग इलेक्शंस। वो बोल देगा इलेक्शन है, वो क्या बोलेगा 2 महीने बाद क्या है इलेक्शन, और वो ये भी बोलेगा जिनको इलेक्शन लड़ना है वो 15 अप्रैल तक वो सारे कंटेस्टेंट अपना नॉमिनेशन फाइल कर दें। भाई चुनाव आयोग के पास मुझे चुनाव लड़ना है, तो हर्षिता कहेंगे अच्छा क्या एज है, तो मैं बोलूंगा 25, यस यू कैन। जो चुनाव लड़ना चाहता है वो 25 से ऊपर होना चाहिए, और जो वोटिंग करना चाहता है 18 से। तो सारे डिटेल ये हमसे पूछेंगे, जेल गए हो? नो सर। यहाँ गए हो? संपत्ति कितनी है? सारे ब्यौरा दो, जब मैं इनको दूंगा और एफिडेविट दूंगा कि मेरी दी गई सारी जानकारी सही है, तो ये फिर मेरा नॉमिनेशन फाइल कर देगा। बात समझ आ गई? चुनाव आयोग क्या करेगा? तो इसका 15 तारीख तक नॉमिनेशन हो जाएगा, फिर 20 तारीख तक क्या होगा बोलो? नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख। तुम्हें लगा नहीं पैसा जमा करना पड़ेगा, मैं इनको 20,000 जमा करूंगा, ये मेरा पैसा है, अगर मुझे 10% वोट नहीं मिले तो 20,000 मत देना, और 10% वोट मिल गए जनता के तो ये दे देंगे, भाई तुम एक लीगल तो हो। और ऐसे नहीं तो हर आदमी लड़ने लगे फेम के लिए, और लिस्ट इतनी बड़ी हो जाए कि हम ढूंढते ही रहे इसमें बीजेपी का कहाँ है, कांग्रेस का, कितनी मुश्किल होगी ना। हर आदमी ऐसे वहां बोले हमें भी लड़ना है, हमें भी लड़ना है, तो सरकार के लिए इतना बड़ा वो ईवीएम मशीन बनाने की आसान है क्या? इतनी लंबी ईवीएम मशीन बनाएगी, तो इसलिए पैसा जमा करना पड़ा। समझ में आ गई? और जो कोई कहे नहीं हम नहीं लड़ना चाहते, तो 5 दिन में अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते। समझ में आ गई? तो 4 महीने पहले मैं जिसकी बात कर रहा हूँ क्या बनेगा? दैट इज इलेक्टोरल रोल। व्हाट डज इट मीन बाय इलेक्टोरल रोल? लिस्ट ऑफ those people who can cast their vote along with their name, address, photo and voter ID number। 4 चीजें होती हैं उसमें। क्या क्या चीजें होंगी? इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के भी जो मेंबर्स होंगे वो क्या करेंगे? कमीशन प्रिपेयर्स इलेक्टोरल रोल 4 months बिफोर, क्योंकि ये बड़ी प्रक्रिया इसलिए 4 महीना रखा गया, बिफोर द इलेक्शंस आर गोइंग टू बी हेल्ड, बिफोर द इलेक्शन। इट इज ए लिस्ट ऑफ वोटर्स। कौन से वोटर्स आयुष? ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंसीज, उसी चुनाव क्षेत्र के होंगे। समझ में आ गई बात? और तुमको बोला जाएगा, तुम्हें भी एक उसकी स्लिप दी जाएगी, लो और आदित्य आपको KV2 में कमरा नंबर 14 में वोट करने जाना है, उसमें लिखा रहेगा इस कमरे में इस दिन जाना है, कमरा नंबर भी लिखा रहेगा, KV2 भी लिखा रहेगा, ठीक है। इट इज ए लिस्ट ऑफ वोटर ऑफ that constituency who can cast their vote। किसके साथ? along with, इसको देख लो क्योंकि अभी आप लोग 14 साल के 4 साल बाद तो करोगे। Now, इलेक्टोरल रोल, ये देखो कैसे, ओके। नाउ ये लिस्ट दिख रही है ना आपको? दैट इज इलेक्टोरल रोल। इसमें सब कुछ डिटेल्स होंगे, ओके। इसमें ऊपर क्या चीज दिखाई गई बताओ? तुम्हारे वोटर आईडी का नंबर भी दिख रहा है,
एक नंबर सा दिख रहा है, वो वोटर आईडी है। उसको क्या कहते हैं बोलो? ईपीआईसी कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? ईपीआईसी का क्या मतलब है? इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। चल, तो हु कैन कास्ट देयर वोट? तो सारी उस कंस्टिट्यूएंसी के सब लोग होंगे। विधानसभा की कंस्टिट्यूएंसी असेंबली के तो उसके हिसाब से, लोकसभा की तो उसके हिसाब से होगा। लोकसभा की तो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, कास्ट देयर वोट along with, उसके साथ क्या होगा बताइए? along with photo, age, सारे डिटेल्स होंगे, and EPIC, that is election photo identity card। इसी को वोटर आईडी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? वोटर्स आईडी, आइडेंटिटी कार्ड। ये सारी चीजें होंगी। फिर क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप बताइए। ये सारी तो बात हो जाएगी। नाउ वोटर्स कैन कास्ट देयर वोट विद देयर वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ तो चाहिए ना तुमको। वोटर्स कैन कास्ट their votes with वोटर आईडी और आधार कार्ड। इन दोनों में से कुछ भी होगा। इन सब ये चीज चाहिए। आगे देखिए, आधार में डबल ए होता है क्या? है ना? अब देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप इज नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। भाई अब चुनाव तो होना है, तो कौन कौन लड़ना चाहता है? नेक्स्ट स्टेप इज नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। जब ये लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी तो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट से पहले एक स्टेप है। नाउ इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस द डेट ऑफ इलेक्शन। पहले तो ये डेट ऑफ इलेक्शन अनाउंस होगा ना। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग क्या करेगा? कितने दिन पहले? 2 महीने पहले या 45 डेज एक आइडियल कंडीशन है। ज्यादा पहले नहीं। अभी दिल्ली में होने वाले हैं तो अगले महीने अभी देखो पैदा, अभी तक नहीं किया है। और तुमको मालूम है देव प्रकाश ने क्या किया? 1100 रुपए सबको बांट दिए महिलाओं को। तो अब वो केजरीवाल कह रहा देखो बीजेपी के लोगों ने पैसा बांटा। तो वो देव प्रकाश क्या कह रहा है? अभी आचार संहिता लगी कहाँ है? अभी तो मैं कुछ भी बात। आचार संहिता लग जाएगी, एक आइडियल कंडीशन, उसके बाद उसका नॉमिनेशन देव प्रकाश का रद्द कर दिया जाए। 4 दिन बाद लगने वाली ये चीज होती है। एक बार आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद क्या, उसको कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। आचार संहिता को क्या कहते हैं? इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट। उसके बाद जो नॉमिनेशन भरते हैं उनको वैसा ही व्यवहार करना है जैसा इलेक्शन कमीशन चाहता है। उसके बाद तुम जरा इधर उधर आलतू फालतू करोगे वो कैंसिल कर देगा, जाओ नहीं लड़ सकते। उसके पहले कुछ भी करते रहो। बात समझ आ गया कि नहीं? वो कह रहे हम तो दान देते हैं, हम तो गरीबों को दान देते हैं, मैं बड़ा दयालु हूं, तो दे रहा है। लेकिन उसके बाद तुम क्या वोटर्स को प्रलोभन दे सकते हो? कैन यू ब्राइब वोटर्स? घूस दे सकते हो? नो, अभी दे सकते हो, उसके पहले। तो इलेक्शन कमीशन 45 डेज बिफोर अनाउंसेस द डेट ऑफ इलेक्शन। 45 days before announces the date of election। फिर उसके बाद क्या करेगा? इन प्रेस रिलीज एंड मेक प्रेस रिलीज। एक कॉपी प्रेस को भी दे देगा, जो लोग आएंगे ना टीवी वाले न्यूज सबको दे देगा। मेक प्रेस रिलीज। इसके बाद क्या होगा? 15 दिन। नाउ द कैंडिडेट हु आर एस्पायरिंग टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन कैन फाइल देयर नॉमिनेशन। अभी दिखाऊंगा नॉमिनेशन फॉर्म, तुम्हारी कॉपी में भी बुक में ब्लैंक फॉर्म बना हुआ है। तो देखो इनके बना
इनकी बुक अच्छी है, और लोग भी देखो ऐसी बुक है किसी के पास। इलेक्टोरल ये क्या चीज़ है? इलेक्टोरल रोल है। इलेक्टोरल रोल है। इलेक्टोरल रोल क्यों है ये नीचे है इलेक्टोरल रोल, ऊपर क्या है? अच्छा ये इलेक्टोरल रोल है। ये इलेक्टोरल रोल इस जरा देखो, इलेक्टोरल रोल एक ऐसा प्रिपेयर किया जाएगा। अब वो कौन लोग होते हैं जो किसी भी जो कोई भी बूथ होता है ना जहाँ पर वोटिंग होती है, तो उसका कोई एक हेड होगा। वो तुम लोग के केवी के टीचर होते हैं, उन्हीं को तो सौंपा जाएगा, ठीक है कि नहीं? सो दे मैनेज फॉर वोटिंग, उन्हीं को सौंप दिया जाएगा। हु आर हेड, जिनके अंडर में सब, उसको क्या कहेंगे? सुपरवाइजर या कुछ होगा, भी हम नाम देख लेंगे कि वो जो वोटिंग कराते हैं, जो वोटिंग करवा रहे हैं। हाँ जो वोटिंग करा रहे हैं, तो उसका इसमें नाम दे दिया जाएगा, ठीक है? और कहाँ पे तुमको, उसको कहते हैं पोलिंग, है पोलिंग बूथ इंस्पेक्टर है, उसका कोई नाम है, जो जाता है तुम्हारा केवी का टीचर, वो उसको दे दिया जाएगा कि इतने लोग वोटिंग देने आएंगे, उनको पूरी लिस्ट सौंप दी जाएगी, वो देख देख के करवा देगा। उसके साथ 6-7 लोग और होंगे, एक सीनियर टीचर होगा और बाकी। तो ये इलेक्टोरल रोल है। नॉमिनेशन फॉर्म दिखाने भाई, उसका डिटेल भी तो होगा ना किसको किया जाएगा। अब जरा देखिए, कैंडिडेट्स ऑफ डिफरेंट पार्टी और इंडिपेंडेंट, पार्टी से लड़ना चाहो तो पार्टी से, कैंडिडेट्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कैन फाइल नॉमिनेशन, वो क्या कर सकते हैं? अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। फाइल नॉमिनेशन किसके लिए बताइए? फॉर कॉन्टेस्टिंग। कॉन्टेस्टिंग का क्या मतलब होता है? इलेक्शन, चुनाव लड़ने के लिए। दे फिल ऑल डिटेल्स ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड एंड अदर डिटेल, सारी डिटेल देने पड़ेंगे। दे फिल ऑल रिकॉर्ड्स, उसमें सारी बातें लिखनी पड़ेंगी आपको, लाइक क्वालिफिकेशन, और ये सारा पब्लिक डोमेन में चला जाएगा, नेट में आ जाएगा। तुम जिसे वोट देने चाह रही हो उनका नाम डालो, पूरा उनका नॉमिनेशन फॉर्म पढ़ो। अच्छा 4 बार जेल है, मैं तो नहीं देने जा रही वोट इसे, ऐसे इतना पैसा उतना पैसा, सब चीज देख के तुम जान सकते हो। जो उनका नॉमिनेशन फॉर्म है तुम्हारे सामने, अगर टाइप करोगे नॉमिनेशन फॉर्म, वो गूगल में उपलब्ध है। ब्लाइंडली तुम्हें नहीं देना है वोट किसी को, समझ में आई बात? ठीक है। क्वालिफिकेशन, क्रिमिनल रिकॉर्ड, कितनी बार जेल गए, और इसके अलावा प्रॉपर्टी डिटेल्स, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी। ठीक है। टू इलेक्शन ऑफिसर्स, जो भी लेंगे वो कौन होते हैं? टू इलेक्शन ऑफिशियल्स। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया, दैट इज फाइलिंग नॉमिनेशन, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसको लोग पॉम्प एंड शो के साथ करते हैं। जैसे एक महिला जा रही कि हम भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे, वो मुकुट लगा के गई झांसी रानी लक्ष्मीबाई की तरह, और एक बच्चे को भी पीठ में बांध लिया, मैं नामांकन दाखिल करना। दिखाएंगे भी तुम। इट इज बिल्कुल, लोग टिपिकल वे में जाते हैं और खूब बड़ी सेना लेके जाएंगे, देखो मेरी शक्ति देखो, दिखाने के लिए। समझ में आई बात कि नहीं? तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि नाउ देखो, candidates going for filing nomination in typical way.
देखो ये चीज होती है नॉमिनेशन, अब इसमें ये दिखाएंगे तो नॉमिनेशन, ठीक है, यहाँ दिखाया जा रहा है नॉमिनेशन फाइल हो रहा है, तो नॉमिनेशन ये देखो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि मायावती या कोई ये कैंडिडेट है और ये ऑफिसर है, इसने अपना नामांकन इसमें दाखिल कर दिया कि नहीं? अलग अलग लीडर कर रहे हैं इस तरीके। यशवंत सिन्हा फाइलिंग द नॉमिनेशन, ये सब चेकिंग की जाएगी, फिर इसका किया जाएगा। कैंडिडेट गोइंग फॉर नॉमिनेशन इन ट्रेडिशनल ड्रेस, तो ये देखो ये जा रहे हैं नामांकन के लिए। ये इनका नाम है, पार्लियामेंट्री कैंडिडेट है, ड्रेसेस लाइक वेरियर। बस उतना ही था, ठीक है, इतना ही सही है। समझ में आ गई बात तुमको कि नहीं? क्या चीज? ब्लॉक लेवल अफसर कहते हैं। इतनी आपको बात समझ में आ गई कि लोग बिल्कुल, मैंने बताया ना अभी, जब तुम इलेक्शन आए तो देखना कोई रानी लक्ष्मी बन गए और वो केजरीवाल झाड़ू लेके चलते हैं ऐसे वो दिखाया जाएगा तुमको, लगेगा अरे क्या बात है, मैं सफाई करूंगा भ्रष्टाचार कैसे करते हैं। तो दिस इज द इलेक्शन, इनकी नेमिंग हो गई, सारी फाइलिंग हो गई। अब क्या होगा बताओ? नाउ आफ्टर दैट व्हेन नॉमिनेशन इज फाइल्ड, एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन कौन नाम भरने जाएगा? उसने पढ़ा भी, तुमने सुना था कि मैं कांग्रेस पार्टी के टिकट से दाखिल करता हूं। सो पार्टी डिसाइड्स, मान लो राजस्थान में 200 सीटें हैं, 200 हैं या 2 जो भी हैं, 200 सीटें, ठीक है ना? तो 200 सीटों में कांग्रेस बोलेगी इस सीट से ये लड़ेंगे, सरदारपुरा से ये लड़ेंगे, यहाँ से वो अपने लोगों को टिकट देगी जो लोग जीत सकते हैं। तो वो क्या कहते हैं बताइए? पार्टी टिकट। पार्टी टिकट का मतलब समझते हो कि तुम कांग्रेस की तरफ से लड़ोगे। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, पार्टी लिस्ट ऑफ पर्संस गेटिंग टिकट्स फ्रॉम बीजेपी। तो एक टिकट पूरी लिस्ट होगी कि इसी जगह से लड़ेगा, वो प्रेस रिलीज में जारी हो जाएगी। फिर वो लोग जाएंगे, बोलेंगे देखो ये प्रेस रिलीज में जारी हो, ये मेरा नाम है, मुझे बीजेपी की तरफ से फाइल करना है, तो कर दो। सही कि नहीं? और जो मान लो लड़ना चाहते हैं, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वो इंडिपेंडेंट जाएंगे। हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और निर्दलीय, मेरा कोई दल नहीं है, मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एंड आई ऑल्सो वांट टू कॉन्टेस्ट। पार्टी क्या करेगी बताइए? पॉलिटिकल पार्टी डिस्ट्रीब्यूट टिकट्स टू सुटेबल कैंडिडेट। नहीं, तुम पूरे टाइम पे कभी उससे इंटेंगल करती रहती हो। ये लोग डिस्टर्ब होते हैं, बहुत मेहनत से इनके पापा का पैसा आता है, ये अमीर लोगों के नहीं है बच्चे, ठीक है? पॉलिटिकल पार्टी डिस्ट्रीब्यूट, सुने कर्टसी के लिए भी तुमसे बोलना पड़ेगा, नहीं? पॉलिटिकल पार्टी डिस्ट्रीब्यूट्स टिकट्स टू, बताओ इसके आगे का सेंटेंस। ठीक है, टू सुटेबल कैंडिडेट्स। सूटेबल कैंडिडेट्स को क्या करेगी? पार्टी टिकट्स दे देगी अपना अपना। इसके बाद क्या होगा? नाउ दैट इज, देखो पार्टी नॉमिनेशन इज कॉल्ड टिकट। उसके बाद क्या होगा? दे हैव टू डिपॉजिट सम टोकन मनी। वो कैसा मनी होगा? दैट इज ए कस्टडी में होगा। इफ यू आर गेटिंग ए मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट देन ओनली योर टोकन मनी विल बी रिटर्न। दे हैव टू डिपॉजिट। ऐसा नहीं हो कि जैसे में दे दे राम दिला दे राम कर रहा भिखारी, वहां जाके बोला हमें भी लड़ना, ऐसा नहीं कर सकते ना, भिखारी भी लड़ने लग जाएंगे चुनाव तब तो वैसा नहीं। दे हैव टू डिपॉजिट टोकन मनी, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट।
काम करना पड़ेगा। आफ्टर दैट क्या होगा, जब पैसा जमा कर दिया जाएगा। आयुष अगला स्टेप क्या बताइए। नाउ इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट्स, रैली स्टार्ट्स, ठीक है। एड्रेस, पॉलिटिकल एड्रेस, चुनाव में एड्रेस होता है कि नहीं, वो सारा। तो क्या होगा, जब एक बार सारा नॉमिनेशन होगा, विद इन 1 वीक यू कैन टेक बैक योर नॉमिनेशन। ये नहीं कि तुमने फाइल कर दिया तो कर ही दिया। विद इन 1 week they can take back their nomination, अपना नॉमिनेशन वो वापस ले सकते हैं। सही है। अब क्या होगा, सर अगर वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लेंगे तो उनको जो आप पैसे वापस मिल जाएंगे। हाँ, अगर आप 1 हफ्ते के अंदर वापस ले लेते हो तो सब आपका पैसा, कुछ 5% कटेगा, जो भी कटेगा, जो पेपर चार्ज है, अदरवाइज कटता कुछ नहीं है, सब मिल जाएगा। ये बहुत फ्लेक्सिबल चीज है, ठीक है। अब क्या होगा, जो विधानसभा है उनको 20,000 रुपए और जो लोकसभा के लिए लड़ रहे हैं उनको 50,000 रुपए देने होते हैं। और जिसको सही 10% वोट नहीं मिलते, कहते अरे उनका तो जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त इतने भी सीट नहीं मिली कि वो बेचारे अपना पैसा वापस पा रहे हैं, तो लोग हंसी उड़ाते हैं, कह रहे अरे उसकी, वो चुनाव लड़ा था, उसकी जमानत जब्त हो गई, जो दिया था वो भी नहीं मिला। 10% वोटरों ने भी नहीं, उसको 2 वोट मिले, एक पता नहीं उसने दिया होगा, एक उसकी बीवी ने, तो वही 2 वोट तो दिए उसको। अब देखो नाउ, उसके बाद क्या होगा कि कैंपेन स्टार्ट्स 2 वीक बिफोर द डेट ऑफ वोटिंग। ज्यादा पहले से नहीं करना है, लोग भूल जाते हैं ना। और इतना तुम पैसा खर्च करोगे, क्या महीने महीने तक कैंपेन करोगे? कितनी गाड़ियां चलती हैं 2 हफ्ते तो देखो 45 दिन पहले वो हुआ, 15 दिन नॉमिनेशन का, 1 हफ्ते लौटाने का, बचे तो 2 ही हफ्ते। तो इलेक्शन कैंपेन starts 2 weeks before casting of votes, ठीक है। कास्टिंग ऑफ वोट्स के 2 हफ्ते पहले। इट इज ए सीजन ऑफ, ये प्रोसेस है पूरा, किस चीज का? प्रोसेस ऑफ रैली। रैली होगी, और इसके अलावा एड्रेसिंग पीपल, डिस्ट्रीब्यूटिंग पंपलेट। क्या तुमको कभी ऐसा पंपलेट मिला है कि कांग्रेस को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, ऐसा कुछ लोग देके जाते हैं? या ऐसा कुछ होता है ना? डिस्ट्रीब्यूटिंग पंपलेट और कॉन्टेक्टिंग पीपल, लोगों के घर घर जाके भी नेता लोग वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ लो, कैसा देखा है? कॉन्टेक्टिंग पीपल डोर टू डोर, ठीक है। नाउ इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट इज इम्पोज्ड ऑन कैंडिडेट्स। उन पर क्या चीज लागू हो जाती है? नाउ इलेक्शन आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, तुम्हें कैसे बिहेव करना है, इज इम्पोज्ड। ये नहीं कि भाई हमें आप वोट दीजिएगा, ये लीजिए 2,500 रुपये, मजे करिएगा, ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुम्हारी फोटो खींच के दे दी किसी ने तो पता चला मेरी कैंडिडेचर रद्द हो गई। पैसे नहीं बांट सकते, कंबल नहीं बांट सकते, पीने वालों को दारू नहीं बांट सकते। अगर ऐसा करते हैं आप, then your candidature it is cancelled in toto. Now election code of conduct is imposed, किस पर इम्पोज हो जाएगी? ऑन, ठीक है,
जो भी कैंडिडेट्स होंगे, एस्पिरेंट्स या लीडर्स होंगे, कंटेस्टिंग मेंबर्स हो सकता है, कंटेस्टेंट भी कहते हैं। दे कैन नॉट यूज, अगर तुम रूलिंग पार्टी हो तो तुम सरकारी जिप्सी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये नहीं कि चलो उठाओ जीप इसी से आज करते हैं, कितनी जीप है निकालो सारी, क्या सरकारी पैसे खर्च कर सकते हो? नहीं। यू कैन नॉट, दे कैन नॉट यूज गवर्नमेंट मनी, गवर्नमेंट मनी नहीं यूज कर सकते हो, गवर्नमेंट व्हीकल नहीं यूज कर सकते हो, और क्या नहीं यूज कर सकते हो? व्हीकल और अदर रिसोर्स, अदर सोर्सेस कि पता चला जो भी तुम्हारे सारे कर्मचारी अंदर में बोलो चलो सब पार्टी का, ऐसा नहीं कर सकते। अदर हाँ सर, जब गवर्नमेंट मनी यूज नहीं कर सकते तो वोटिंग के टाइम पे इतना सारा पैसा खर्च कैसे हो जाता है? वो लोग जैसे बीजेपी के तुम अभी रूलिंग हो, तो अब तुम्हें जो तुम्हारा पार्टी फंड है, पार्टी में लोग चंदा दे रहे हैं, पार्टी फंड होता है ना, उसी से तुम जो खर्च करना है करो। ये नहीं कि हम लोगों के बजट का पैसा, सरकारी पैसा, रेलवे का पैसा सब हम चुनाव प्रचार में नहीं उड़ा सकते, वो सब तुम नहीं कर सकते। पार्टी में बड़े बड़े लोग, टाटा बिरला, ये लोग, अडानी अंबानी सब पैसा देते हैं, सभी पार्टी को देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि लो ये इतना पैसा ले लो, इतना 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ ले लो, जब तुम आना तो अगर उनको पता है कि मोदी अच्छी अच्छी रूल बनाएंगे, अच्छे अच्छे लेजिस्लेचर में नियम निकालेंगे जो हमें फायदा करेगा, तो चंदा देंगे। अगर वो सोचेगी कि कांग्रेस अच्छा निकालेगी, कांग्रेस हमारे हित का करेगी, तो कांग्रेस को चंदा देंगे। तो सभी पार्टी के अपने फेवरेट है, बिजनेसमैन देते हैं चंदा, तो फिर ये लोग भी क्या करते हैं, उनको फेवर करते हैं। तो इसलिए पार्टी को चंदे की कमी नहीं है, लेकिन तुम रिसोर्स नहीं यूज कर सकते। तुम ये नहीं है कि एयर इंडिया के सारे विमान की उड़ाएं ठप कर दो, कह दो अब तो बस बीजेपी के नेता जाएंगे और पब्लिक के लिए नहीं है, ऐसा कर सकते हो? कह दो सब बंद हो गई उड़ाएं, चलो अपने घर बैठो, अब सिर्फ प्रचार होगा ना। यू कैन नॉट एड्रेस, मेक पॉलिटिकल एड्रेस फ्रॉम एनी रिलीजियस प्लेस। ये नहीं हमारा पता चल रहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बीजेपी को वोट देना, बीजेपी अच्छी है, और फिर आगे फिर हनुमान चालीसा शुरू कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारा से तुम लोगों को पॉलिटिकली नहीं वो कर सकते हो, वहां तुमको कुछ नहीं, ठीक है। यू कैन नॉट, दे कैन नॉट यूज रिलीजियस प्लेसेस फॉर कैंपेनिंग। और क्या नहीं कर सकते? दे कैन नॉट ब्राइब पीपल, घूस नहीं दे सकते। ब्राइब, ठीक है। और कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट कैश, ठीक है, कैश नहीं यूज कर सकते टू पीपल, ये सब नहीं कर सकते। दे कैन नॉट यूज देयर पावर टू फियर पीपल, लोगों को डराने के, टू फ्राइटन पीपल, है ना, ये सब नहीं किया जा सकता। दे कैन नॉट यूज देयर पावर टू फ्राइटन पीपल, ठीक है। 1 डे बिफोर इलेक्शन ऑल कैंपेन स्टॉप्स। ये नहीं है कि वोटिंग देने जा रहे, पता चला कान बोले बीजेपी को देना, उधर से बोले कांग्रेस को देना, बेचारा वोटर ही कंफ्यूज हो गया, घर ही लौटा। ऐसे बोल सकते हैं क्या? एक दिन पहले सारा शोर बंद, अब वोटर अपने दिमाग में एक कमरे में बैठ के शांति से सोचेगा मुझे किसे वोट। 1 डे बिफोर वोटिंग ऑल कैंपेन स्टॉप्स, ठीक है। 1 डे बिफोर वोटिंग ऑल इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन को क्या कहते हैं? चुनाव प्रचार। स्टॉप्स, हाउएवर
लीडर्स कैन गो डोर टू डोर फॉर, ठीक है, आस्किंग वोट्स। घर घर जा सकते हो, शोर करने की जरूरत नहीं, घर घर जाओ मिलो। घर जाने से कौन किसको रोक सकता है, तुम किसी के भी घर जा सकते हो। हाउएवर लीडर्स कैन, जो भी कंटेस्टेंट्स हैं, कैन गो डोर टू डोर और आस्किंग वोट्स। अब वो दिन आ गया चुनाव का, तो क्या होगा बताइए कि फाइनल स्टेज क्या होगी, इज द डे ऑफ वोटिंग। इसे इलेक्शन डे कहा जाएगा। दिस इज द सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इसी पर बेस्ड है। अब जरा देखिए, नाउ वोटर्स आर आल्सो गेटिंग ए स्लिप ऑन विच, उस पर क्या होगा, वोटर्स स्लिप सब सारे घर में बांटी जाती है। वोटर्स आर गेटिंग, वो एक हफ्ते पहले ही मिल जाएगी वोटर्स स्लिप कि तुम्हें कहां कहां वोट देने जाना है, कहां है, कमरा नंबर, केवी नंबर सब लिखा है। वोटर स्लिप 1 वीक बिफोर डेट ऑफ वोटिंग, डे ऑफ वोटिंग। दे हैव टू, 1 किलोमीटर से ज्यादा तुम्हें नहीं चलना। तुम्हारे आसपास जो सरकारी इंस्टीट्यूशन होगा वहीं तुमको कहीं वोटिंग करने जाना होगा, तुमको ज्यादा चलने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। एक जो वहां रहता है हिमाचल प्रदेश में, उसका घर वो अकेला रहता है पहाड़ी पे, बूढ़ा आदमी है, अभी 90 साल का है, सिंह जियांग है, तो उससे उसके बगल का केवी 60 किलोमीटर दूर है। तो जो ये लोग ऑफिसर होते हैं ना, बूथ ऑफिसर्स, वो सब जाते हैं उसके घर, उससे वोट दिलवाते हैं, पूरा दिन लग जाता है, वापस आते हैं। इसलिए क्योंकि उसे 60 किलोमीटर नहीं चलाना। नहीं तो अकेला आदमी है, अब वो रह रहा पहाड़ पे, उसका वोटर लिस्ट में नाम है, सबको जाना पड़ता है। उसका हर साल न्यूज आती कि उसने वोट डाल दिया है, हर साल उसकी न्यूज आती है। ये माना जाता है हाँ भाई डेमोक्रेसी सेलिब्रेट हो, ठीक है। सबको वोटर स्लिप मिल गई। अब क्या होगा बताओ, गेटिंग वोटर स्लिप 1 वीक बिफोर। अब क्या होगा, दैट इज वोटर्स हैव टू गो, voters have to go nearby polling booth, ठीक है, to cast their vote, to cast their votes, अपने वो वोट वहां डाल सकते हैं। Now, cast their votes. Election officials में जैसे केवी टीचर्स, बैंक क्लर्क, ये सब होते हैं। पोस्ट ऑफिस के वाले होते हैं, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी होगा, क्लर्क। तो इलेक्शन ऑफिशियल्स आर डिटेल्ड टू कंडक्ट इलेक्शन, ठीक है। दे आर डिप्लॉयड टू बूथ, जहां पोलिंग होती है, जहां वोट डाले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, बूथ, ठीक है। दीज आर डिप्लॉयड टू बूथ फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन। और पुलिस वाले भी रहेंगे, ऐसा कोई भी नहीं है वहां पर फोर्जरी नहीं कर सकता। इलेक्शन ऑफिसर्स होंगे। EVMs, they carry EVMs with the list of candidates contesting election. इनके पास क्या होगा, वीवीपैट क्या होता है, ईवीएम मशीन तो तुमने देखी है, वीवीपैट भी मालूम है। तुमने किसको वोट दिया है वीवीपैट में, उसका नाम आ जाएगा, वो चित्र आ जाएगा। पहले इसे देखो फिर बताएं वीवीपैट के बारे में।
Now, EVM machine and VVPAT. ये देखो, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का साइन देखो, way of selecting one candidate out of many. आपको There बटन are दबाना three होगा। versions of the EVM: pre-2006, post-2000, and additional features. All versions of the EVM have two basic components: एक balloting VVPAT unit है। or BU and the control unit or CU. All components come packaged in special cases, secured by central and side ये latches. इलेक्शन ऑफिशियल्स This इसको is how लेके you जाए, open देखो it. The voters use the balloting unit Red- to red color आ exercise गया, their देखो। voting rights. This is और where एक the आवाज ballot आएगी कि paper हमने is वोट दे fixed. दिया। The BU and CU are connected through a cable which is permanently fixed to the BU. Each balloting unit can take up to 16 candidates. 16 से including ज्यादा nota. नाम नहीं होंगे। 4 BUs can be connected in a series to accommodate 64 candidates, including nota. इसमें उनका दैट इज चुनाव चिन्ह होगा, जो The भी इन्हें control उनका unit इलेक्शन का साइन activates होगा the BU to और enable उनका the नाम voters होगा। to cast their votes and maintains a record of the votes. The BU and the CU need to be prepared for every polling station before each poll. Display section, candidate set section, result section, ballot section. Also check the power on switch and the socket that connects to the BU. वीवीपैट इसको देखो कि ये है वीवीपैट, इसे देखो। I've been a voter for the last 10 years and I've always thought, what if? A VVPAT ये देखो, is one इसमें नाम आ answer to all जाएगा my कि तुमने questions. किसको, ये देखो This निशान is आया, one independent जिसको system तुम दबाओगे attached वही to the फोटो आ electronic जाएगी। voting machines that allows the electors to verify that their votes are cast जिस as पे किया intended. उस पे आ गया इसका, सही है। कि कांग्रेस को दबाया तो वहीं कांग्रेस आ रहा है। Against the name or symbol of the candidate of your choice. देखो पहले ऐसा होता था कि तुम जिसको दबाते थे उसका चित्र आ जाता था और एक पेपर भी निकलता था कि मैंने कांग्रेस को वोट दिया। पेपर स्लिप आती है ना, तो स्लिप आ गई तो फिर बाहर बीजेपी को वोट दे के निकला, पॉकेट में रख दिया, मैंने बीजेपी को दिया, दिखाओ जरा पॉकेट, बीजेपी को दे के आए, पट 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 मारने लगे उसको। तो फिर तब से सरकार ने कहा भाई स्लिप नहीं देंगे, खतरा है किसी की जान का, बाहर पकड़ लेंगे तुमको वो सारे सबके गुंडे। अगर बीजेपी को दे के आए तो कांग्रेस के गुंडे पकड़ लेंगे, और कांग्रेस को दे के आए तो बीजेपी, सबके तो गुंडे घूम रहे हैं बाहर। बोले तुमको कोई स्लिप नहीं मिलेगी, सिर्फ देख सकते हो, क्योंकि पता चल जान को नहीं खतरा हो जाएगा, कोई वोटिंग नहीं जानने जाएगा तो तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए ना तुमने किसको वोट दिया, नहीं तो बाहर तो दूसरी पार्टी वाले तुम्हें मारेगा। तो इसलिए अभी पहले ऐसे था, पहले 2-3 साल ऐसे चला, लेकिन फिर अब सिर्फ तुम देख सकते तुम्हारे मन के अंदर, सही है। तो इसलिए इलेक्शन ऑफिशियल्स हैव ईवीएम मशीन, ईवीएम मशीन का फुल फॉर्म क्या है, सही है, एंड वीवीपैट, वीवीपैट का भी फुल फॉर्म दिया क्या, ठीक है, दैट इज जो वोटर्स कैन कास्ट, लिखा है बुक में तो बताओ, देयर वोट ऑन ईवीएम, इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट का फुल फॉर्म है, ईवीएम का लगा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड, और कंफर्म किससे कर सकते हैं बताओ, कंफर्म इट फ्रॉम वीवीपैट, फुल फॉर्म ऑफ वीवीपैट। तो वो इसको क्या कहते हैं बताओ, वोटर्स वेरिफिएबल पेपर ऑडिटेड, नाम पेपर पर है लेकिन अब पेपर नहीं निकलता, लोगों को पीटते हैं बाहर,
पेपर नहीं निकलता, ठीक है। एंड कंफर्म द कास्टिंग, कंफर्म इट ऑन वीवीपैट, इस तरीके से होगा। फिर क्या होगा बताओ? When voting is over, voting starts at 8 a.m. and ends at 5 p.m. Voting starts at 8 a.m. and ends, इसमें कोई बीच में लंच आवर नहीं है, पूरा दिन चलेगी वोटिंग। एक एक आदमी लंच करता रहेगा, वोटिंग चलती रहेगी। At 5 p.m. At the end of voting, all the machines, जो भी होगा ना, it is polling records, it is to be kept in strict security, उसमें कोई फर्जी ना कर सके ना। After polling is over, इसको पोलिंग कहते हैं, जो कास्टिंग ऑफ वोट को क्या कहते हैं? पोलिंग चल रही है, मतदान। पोलिंग को क्या कहते हैं बोलो? मतदान। अपने मत का दान करो, वॉट एवर इज योर व्यू। आफ्टर पोलिंग इज ओवर, द ईवीएम मशीन एंड एक्सेसरीज, जो उसकी मशीन है, एंड एक्सेसरीज इज केप्ट, हैंडेड ओवर। वो कहीं पर इलेक्शन कमीशन, जो लोकल इलेक्शन कमीशन है, वहाँ हैंड ओवर हो जाएगा। सारे केवी के लोग जाके, हर जगह राजस्थान में, जोधपुर में भी बना हुआ, वहां जाके जमा कर देंगे। तो इट इज केप्ट इन स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी, ठीक है। अब जब उस एरिया का, पूरे राजस्थान का मतदान हो जाएगा तो क्या काउंटिंग होगी? ये 3 दिन 4 दिन चलेगा, सब काम पूरा हो गया, अब काउंटिंग होगी, ठीक है। व्हेन ऑल इलेक्शन ऑफ दैट असेंबली इलेक्शन है, चाहे जो भी है, 4-5 चरणों में होता है, व्हेन इट इज ओवर, नाउ आफ्टर 2 से 3 डेज लगेंगे ऑफ पोलिंग, काउंटिंग इज डन। काउंटिंग में क्या होगा बताइए? इज डन ड्यूरिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण फेज है। सारी पार्टी के सारे नेता खड़े रहेंगे, नेता या उनका एक एक कैंडिडेट, उनका एक हेल्पर, वो देखता रहेगा कि कोई फोर्जरी तो नहीं हो रही है। उनके कैरियर का सवाल है ना। जहां सारे ऑफिशियल काउंटिंग करेंगे ना, वहां उनको पीछे सीट्स दी जाएगी देखने के लिए, तुम बैठ सकते हो, देख सकते हो, हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इंटरफियर, देख सकते हो कि सब ठीक चल रहा है बस। तो इवन वहां जहां पर ये सब सिक्योरिटी में रखे हैं ना, वहां रात को लोग कंबल ओढ़ के लाठी लेके देखते हैं कि दूसरी पार्टी का कोई कुछ छेड़छाड़ ना कर दे। सबको तो अपनी जीत की चिंता रहती है। वहां ताले में बंद है, पुलिस वाले खड़े, तब भी ये खड़े रहेंगे, कहेंगे देखें बीजेपी वाला चला ना जाए, कांग्रेस का चला ना जाए। समझ आई बात की नहीं? ये सारी चीजें। फिर क्या होगा? पोलिंग, काउंटिंग इज डन, तो काउंटिंग होगी। आप व्हेन रिजल्ट कम्स, 2 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा, सब ईवीएम मशीन है। तो जो जिसने काउंटिंग की है वो लिख के देगा कि मंजू देवी, नाउ यू हैव वन एज ए बीजेपी कैंडिडेट फ्रॉम जोधपुर कंस्टिट्यूएंसी, मंजू देवी, ये पर्ची लीजिए, साइन करके ठप्पा लगा के, अब इस पर्ची को दिखा के जाओ दिल्ली में संसद में बैठना। तो तुम मंजू देवी हो, वो पर्ची लेके गई, देखो हम जीत के आए और ये मुझे साइन करके दिए, मुझे जाने दो पार्लियामेंट के अंदर। हाँ यही तो मंजू देवी, ये तो जीत गए, चलिए चलिए आप, नमस्ते मैम। समझेगा? जब वहां पर पोलिंग होगी, वो वहां साइन करेगा, एक लिस्ट देगा कि मंजू देवी जोधपुर से, जैसे यहाँ पर कौन है बताओ? भजन लाल नहीं, जो जोधपुर का है, कल हम लोग बात, हाँ गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ का है, और पीपी चौधरी पाली का है, 2 यहीं रहते हैं। तो उनको वहां पे वो दिया जाएगा, जो जोधपुर में जब काउंटिंग होगी, कि मंजू देवी you won from Jodhpur constituency, you go and sit parliament whenever session comes। ऐसे कभी भी नहीं बैठ सकते हो, जब होगा सेशन तो जाना, बैठना जाके। ये चीज़ 2-4 बार जाओगे, खुद ही वहाँ के लोग पहचान जाएंगे, दूसरी बार तुम्हें पर्ची दिखाने की जरूरत नहीं।
2 बार पर्ची दिखाओगे, तीसरी बार सब जान जाएंगे कि यही मंजू देवी है ना। पोलिंग इज डन, तो पोलिंग काउंटिंग इज डन, वॉट एवर रिजल्ट कम्स, सो whoever wins का क्या मतलब है? दैट इज गेटिंग हाईएस्ट वोट। इसमें हाफ ऑफ नहीं है, 10 उनको मिले 6 उनको मिले तो 10 वाला जीत गया बस, जिसको नेक्स्ट हाईएस्ट वोट मिले। ठीक है, विंस का मतलब है गेटिंग हाईएस्ट वोट। गेट्स, उसे क्या मिलेगा? ए सर्टिफिकेट फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स, सर्टिफिकेट मिल जाएगा विद द स्टैंप ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ड्यूली साइन, उस पे साइन भी होगा, ड्यूली साइन एंड विद स्टैंप ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ईसीआई का क्या मतलब है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये चीज हो गई। अब बताइए, ये सारी तो बातें हो गई। अब देखिए, व्हाट डज इट मीन बाय वॉट एवर इज द रिजल्ट? जो रिजल्ट आता है उसे क्या कहते हैं? बताओ, रिजल्ट को क्या कहते हैं? पीपल्स वर्डिक्ट, जनादेश, जनता का आदेश है, मंजू देवी गो, मंजू देवी चली जाए, यही होता ही है। और हम मंजू देवी और ये सब मिल करके अर्पित को बोलेंगे हमारा लीडर है, इसको पीओ बना। सही बात है कि नहीं? अब देखो, सो वॉट एवर इज द रिजल्ट इज कॉल्ड वर्डिक्ट, पीपल्स वर्डिक्ट, एंड ऑल पार्टी रिस्पेक्ट दैट। सभी को जनादेश का सम्मान करना है, जनता ही तो सर्वोपरि है। वॉट एवर इज द रिजल्ट इज कॉल्ड पीपल्स वर्डिक्ट। इन सभी टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखो, इसको कहते हैं जनादेश। ऑल पार्टीज इररिस्पेक्टिव ऑफ लूजर्स और विनर्स, कोई भी हो, रिस्पेक्टिव, इररिस्पेक्टिव ऑफ लूजर और विनर, एक्सेप्ट इट। ये तो बात मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से प्रोसेस होता है, लेकिन इसे कंडक्ट कौन करता है और उसका हेड कौन होता है, इसकी कितनी ब्रांचेज हैं। चूंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है तो हमें वो भी जानना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का संगठन कैसा है, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, in our country elections are conducted by a powerful and independent agency, पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट। ऐसे टेढ़ा करके लिख रही हो, दिखाओ।
दिखाइए, दिखा दीजिए, दिखाने में क्या लिख तो रहे। ठीक, चलो। Elections are conducted by a powerful and independent agency. पावरफुल भी है और स्वायत्त संस्था, उस पर गवर्नमेंट का अधिकार नहीं है, ठीक है। उसके अपने नॉर्म्स हैं, अपने रूल्स हैं, ठीक है। और उसका नाम क्या है? इलेक्शन कमीशन, कॉल्ड इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। ठीक है। चीफ इलेक्शन कमीशन, कमिश्नर को इट्स हेड, इसका हेड कौन है? हेड इज चीफ, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसको क्या कहते हैं? मुख्य चुनाव। अगर सबसे टेरर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम जानना है तो टीएन सेशन, सारा जो जिस उनके समय में बिल्कुल जैसा वो चाहते थे वैसे करवा देते थे, लोग बहुत प्रभावित थे, इम्प्रेस हुए। अभी आजकल लोग इतना वो करते नहीं, मॉडरेट है, हर एक चीज बिल्कुल स्ट्रिक्ट थी और आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट था, ठीक है। और इनको कौन चुनता होगा पलक, बताओ? क्या मोदी चुनते होंगे या चीफ जस्टिस या फिर? यस, इट इज इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट, और कोई नहीं चुन सकता। सो ही और शी इज इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं तो अगर प्रधानमंत्री चुनने लगे तो बाइसिंग नहीं हो जाएगी, ये तो पक्षपात हो जाएगा। बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में होता नहीं, इसीलिए इट हैज वाइड रेंज ऑफ पावर्स, इट हैज वाइड। इस इंस्टीट्यूट की बात की जा रही, इसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, ठीक है। इट कैन कैंसिल द नॉमिनेशन, और सारी चीजें फ्रॉम अनाउंसिंग ऑफ इलेक्शन, फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल टू अनाउंसिंग ऑफ इलेक्शन, एवरीथिंग इज इन हैंड ऑफ इलेक्शन कमीशन। हर चीज इसी के हाथ में। फ्रॉम preparing of electoral roll to announcement of, सिर्फ इतनी देर तक का इसका रोल रहता है, announcement of result, ठीक है। इसी के हाथ में all powers, इसी के हाथ में होती है। इट हैज कंप्लीट अथॉरिटी और कंप्लीट सुपरविजन भी है। सुपरविजन किसको कहाँ डिटेल करना है, ये किसी का कैंडिडेचर ना रिजेक्ट भी कर सकती है, ठीक है। इट कैन पनिश एनी कैंडिडेट who violates code of conduct, it can punish भी कर सकती है, और cancel nomination, of any candidate who violates code of कंडक्ट, जो कोड ऑफ कंडक्ट को ये करता है। रिगिंग से आप क्या समझते हैं? रिगिंग क्या चीज होती है? वोटर्स टर्नआउट से। शानवी तुम क्या समझती है? वोटर टर्नआउट क्या होता है? रिगिंग क्या? हाँ, कितने वोटर्स ने वोट
यानी 70% रहा वोटर्स, कितने वोट डालने के, उसे क्या कहते हैं, वोटर्स टर्नआउट। और रिगिंग का क्या मतलब है, बूथ कैप्चर, कि बल दर छल या धन के आधार पर अगर किसी बूथ को गुंडों ने कैप्चर कर लिया तो उसको क्या कहेंगे, रिगिंग। और फिर वहां जाके दबाते जाना है कांग्रेस का बटन, बीजेपी का, समाजवादी का, उस चीज को क्या कहेंगे। ऐसे समय में जो इलेक्शन ऑफिसर है ना वो हट जाएगा वहां से और शाम को रिपोर्ट दे देगा कि वहां रिगिंग हो गई, कैंसिल हो। उसको वहां लड़ना नहीं है उनसे, कहेंगे जाओ, चला जाएगा, शाम को जमा कर देगा, कहेगा वहां तो कैप्चरिंग, बस। What is rigging? That is fraud and malpractice during casting of vote. Fraud और malpractice, ठीक है, done by कोई पार्टी भी कर सकती है या कैंडिडेट, ड्यूरिंग कास्टिंग ऑफ वोट। वो कौन सी पार्टी थी, PRI, पब्लिक रिवोल्यूशनरी, कहाँ की थी, फिजी की थी, कहाँ की, वो पिछले 50-60 साल से जीतती है, मैक्सिको की। वो ऐसे ही रिगिंग कर करके जीतती जा रही थी, कोई उसे वोट भी नहीं दे रहा, जब भी जीतती चली जाए, रूलिंग है, पब्लिक रिवोल्यूशनरी पार्टी है ना, दैट इज कास्टिंग। तो और जानू PF, दो पार्टी ऐसी थी जो अपने जीतती ही जा रही, वो फिजी की थी। कास्टिंग, माल प्रैक्टिस डन ड्यूरिंग कास्टिंग ऑफ वोट एट पोलिंग बूथ, उसको क्या कहेंगे, रिगिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे मानसी और क्या कहेंगे, बोलो, ऑल्सो कॉल्ड, निष्ठा क्या कहेंगे, श्रेया, बूथ कैप्चरिंग। नेक्स्ट इज वोटर्स टर्नआउट। How many percent of voters, ठीक है, from electoral roll have casted their votes? From electoral roll have casted their votes. ये चीज़ is called voters पाँच बजे तक चलता है। मेरी सिस्टर है, वो प्रिंसिपल है किसी मतलब नाव की, और ब्रदर BARC में, दोनों की इलेक्शन कमीशन में ड्यूटी लगती है। तो वो लोग क्या करते थे, 4:55 पर सबसे बोलते थे कि अब ठीक है, बंद हो गया, अब हम लोग अपना प्रोसेस है। अब वो लोग वहाँ के हेड बनते थे पोलिंग ऑफिसर, 5 मिनट में जिसको बीजेपी को देना वही, मेरी सिस्टर भी दबाती जाती है 5 मिनट, और ब्रदर अपने हिसाब से दबाता है। पोलिंग अफसर लोग भी फोर्जरी करते हैं, इससे ये पता चलता है। वहाँ सब लोग बोलते हैं चलो चलो अब दबाओ जिसको जो दबाना है, ऐसा भी होता है। लेकिन 5 मिनट से क्या होगा, जिस पूरा दिन जो वोट पड़ा है क्या उसको वो लोग बदल देंगे? 5 मिनट से तो नहीं बदला जा सकता ना। कितने कितने हजार से लोग जीते हैं, अब थोड़े मोड़े का हो तो बन जाए। लेकिन ऐसा भी होता है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। और जो बहुत ईमानदार होगा तो नहीं करेगा, वो पूरे 5 बजे तक करेगा नहीं, थोड़े बहुत से क्या फर्क पड़ता है। बट लेकिन मुझे ये अभी पता चला, अभी 3 महीने पहले पता चला कि चुनाव हुए, बोले हम लोगों ने तो 5 मिनट खूब वोट दिया। ये क्या बात हुई? वोटर्स टर्नआउट तुम्हें समझ में आ गया? अब जरा देखो, कंस्टिट्यूएंसी से आप क्या समझते हैं? चुनाव क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, बताओ। ठीक है, दैट इज ए ज्योग्राफिकल एरिया फ्रॉम वेयर एनी कैंडिडेट इज इलेक्टेड। कोई ज्योग्राफिकल एरिया होगा ना चुनाव क्षेत्र, ए ज्योग्राफिकल एरिया whose voter
इलेक्ट सम MP और MLA और सरपंच और पार्षद। सिटी है तो पार्षद, गांव है तो सरपंच। पार्षद कोई वार्ड मेंबर कहते हैं। यहाँ दयाराम भाटी हैं, यही विद्यार्थी में जो काम नहीं करता था केबिल लगाता था, वही है पार्षद। अब वो कोई चुनाव में खड़ा ही होने वाला नहीं था, दलित, दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट। उन्होंने बोला, इसने बोला हम दलित हैं, हमें खड़ा कर दो। इसको इसी का नॉमिनेशन हुआ, दलित की सीट आ गई थी इस बार यहाँ से, तो खड़ा हो गया इस रीजन से, जीत गया। और जीतते ही वहाँ सोस्ती गेट के पीछे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहाँ गया, 5 करोड़ इसको मिल गया कि जाओ अपने क्षेत्र का विकास करो। 1 हफ्ते के अंदर 2.5 करोड़ का मकान ले लिया। और कहाँ केबल लगाता फिरता, ये चीज समझ में आ गई बात। पार्षद और सरपंच, ठीक है। अब देखो इनकम्बेंसी क्या होती है। इनकम्बेंट का मतलब है द करंट होल्डर। इनकम्बेंसी फैक्टर क्या होता है बोलो। द करंट होल्डर ऑफ पावर। मानिए जो इनकम्बेंट मेंबर है या जो होल्डर ऑफ पावर है, बोलो उसके जीतने के चांस ज्यादा होते हैं या कम होते हैं। क्योंकि जनता हमेशा करंट रूलर से खुश नहीं रहती। ये बहुत कम है कि मोदी से खुश है, वरना कोई करंट रूलर से कभी सेटिस्फाई हुआ है। लोगों की अपनी जरूरतें हैं, अपनी समस्याएं, वो सोचते हैं सब रूलर पूरी करेगा, रूलर कर पाएगा। तो इनकम्बेंसी फैक्टर में हमेशा व्यक्ति हारता ही है। ये बात अलग है कि बीजेपी जीतती है। कोई खुश रहेगा किसी से, बोलो जो तुम पे रूल कर रहा है खुश रहोगी क्या? तुम कहोगे इससे नहीं देना है, बेकार ही है। उसको दोगी, फिर 5 साल बाद भूल जाओ, इससे भी नहीं देना, वही ठीक, उसे भी नहीं देना, यही ठीक। तो यही बदलते बदलते रहते, एंड दिस इज नोन एज इनकम्बेंसी फैक्टर, ठीक है। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होता है? व्हेन ऑल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल पार्टी हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर कैंपेनिंग इलेक्शन। समझ में आई बात कि नहीं? कोई गुंडा ना हो, कोई कुछ ना हो। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब सबको समान रूप से अवसर मिले कि सब अपना चुनाव प्रचार कर सकें, उसको क्या कहेंगे? लेवल प्लेइंग फील्ड। अब अगली क्लास में इंस्टीट्यूशंस के बारे में कल कराएंगे। ये सिंगल वीडियो की डबल बनाए? डबल डबल